हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव शर्मा। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो अभी तक अपनी प्रेपरेशन को फाइनल टच नहीं दे पाए हैं, या जिन्हें लग रहा है कि मैथ्स में हम स्कोर तो 95 प्लस करना चाहते हैं या मे बी 100 स्कोर करना चाहते हैं, बट फिर भी कहीं ना किसी चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकल आते हैं जो हमें कहीं ना कहीं तंग करने लग जाते हैं या एग्जाम में अटक जाते हैं। तो बहुत तैयारी करने के बावजूद भी उन क्वेश्चंस को हम डील नहीं कर पा रहे हैं। चैप्टर आता है फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे उस चैप्टर को आगे फिनिश टच दिया जाए। तो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रेटजी फॉर लास्ट 4 मंथ्स। आखिरी के 4 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं। किसी भी मैच को जिताना या ना जिताना ये आखिरी के ओवर्स में ही डिसाइड किया जाता है। तो वैसे ही एक स्टूडेंट की लाइफ में भी ये जो आखिरी के 4 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये आपके स्कोर को बहुत ही ऊपर तक लेकर जा सकते हैं और नीचे भी लेकर जा सकते हैं। तो लास्ट के 4 मंथ्स आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी प्रेपरेशन का, अपनी तैयारी का, और स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए लास्ट के 4 मंथ में, ये हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए और देखिए कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है तैयारी करते हुए, या कौन सी कमियां हैं जो नॉर्मली बच्चे छोड़ देते हैं जिसकी वजह से उनका स्कोर लैग कर जाता है। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड। ये फर्स्ट स्लाइड मैं आपको सबसे एंड में दिखाऊंगा क्योंकि ऐसे समय नहीं आई आपको। चलो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिटेल्ड 4 मंथ ब्रेक डाउन फॉर दिस स्ट्रेटजी सेशन। सबसे पहले हम पहले महीने के लिए फर्स्ट मंथ इज नवंबर। तो नवंबर के मंथ में आपको क्या करना है, यू हैव टू गो फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड सिलेबस कंप्लीशन। मतलब क्या हुआ इस बात का, देखो बहुत सारे चैप्टर्स आपके लिए ऐसे हैं, जैसे लेट से मैं ये कह देता हूँ कि भाई मैंने एप्लीकेशन और डेरिवेटिव कर लिया, बट मुझे मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन में दिक्कत आती है, वो मेरे से एग्जाम में निकल नहीं पाता है, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मुझसे नहीं निकल रहा है। इंटीग्रेशन मेरे को चैप्टर पूरी अच्छी तरह आता है, बट जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी एक्सरसाइज मेरे से एग्जाम में नहीं डील हो पाती है, या मुझे उसके क्वेश्चन से डर लगता है। तो इन सारे टॉपिक्स को लेकर या फिर किसी भी चैप्टर में कोई भी कमी है तुम्हारे पास, तो यू हैव टू गो फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। उन चैप्टर्स की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। मतलब देखो क्वेश्चन के पॉइंट पे नहीं जा रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन की वैरायटीज कितनी बनेगी, बट कॉन्सेप्ट की क्या क्लैरिटी है वो होनी चाहिए। आपको किसी भी चैप्टर में से कॉन्सेप्ट नहीं ऐसा कोई रहना चाहिए जो आपको लगे कि कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, मुझे कोई ग्राफिकल मेथड नहीं आता या वेक्टर्स के किसी पॉइंट क्रॉस प्रोडक्ट ही नहीं आता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स आपको सारे कवर करने हैं नवंबर के मंथ में। नवंबर का मंथ आपको टोटली डेडिकेट करना है इस चीज़ के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाए और सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, स्पेशली फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। आप सारा का सारा सिलेबस खत्म करोगे। तो व्हाट इज योर गोल फॉर दिस नवंबर मंथ, वो डिस्कस करते हैं। गोल इज टू फिनिश द एंटायर सिलेबस विद एनसीईआरटी प्लस क्लास नोट्स। जो स्टूडेंट्स हमसे क्लासेस ले रहे हैं, क्लास नोट्स आपके कवर होने चाहिए, या फिर अगर आप खुद से भी स्टडी कर रहे हो तो आपकी एनसीईआरटी तो कंप्लीट होनी चाहिए। देखो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक रहने वाली है। एनसीईआरटी में से डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करोगे। तो मेक श्योर कि आपका एंटायर सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए एनसीईआरटी में से और क्लास नोट्स में से, ये खत्म करना ही करना है आपको। ठीक है, बट ये तो बात हुई पूरे महीने की। उसको स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए वीक बाय वीक। तो फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, यू हैव टू गो फॉर रिलेशन फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये दोनों चैप्टर, फर्स्ट 2 चैप्टर्स ये आप खत्म कर सकते हो क्योंकि थोड़े से इंटर रिलेटेड भी हैं। रिलेशन फंक्शंस खत्म कैसे करना है आपको, अगर किसी चैप्टर में फिर भी डाउट है, आपको लग रहा है कि चैप्टर आता ही नहीं है मुझे, तो हमारे चैनल पर उन सब के 1 शॉट वीडियो दे रखे हैं, यू कैन गो थ्रू 1 शॉट वीडियोज ऑल्सो। बट अदरवाइज अगर आप पहले से प्रिपेयर कर चुके हो तो यू हैव टू कंप्लीट दीज चैप्टर्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी में से सारे क्वेश्चंस करके देखने हैं, पढ़ने नहीं है। मैथ पढ़ने से नहीं होता है, मैथ करने से होता है। मैं एज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, तो आपको रिटर्न प्रैक्टिस होनी चाहिए। सेकेंड वीक में यू हैव टू कंप्लीट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट खत्म होना चाहिए। मेरे को नहीं लगता मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट उतनी बड़ी डील है, जल्दी से कवर कर सकते हो, बट यस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, एडजॉइंट, कोफैक्टर्स, माइनर्स, इनवर्स, तो कोई भी गलती ना हो इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस करके देखने। ठीक है, तो सेकंड वीक में यू कैन कंप्लीट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। थर्ड वीक कंप्लीटली डेडिकेट कर दो अपना डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए। मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली आपका जो 5th और 6th चैप्टर है वो कंप्लीट होना चाहिए इस वीक में। तो ये सारी एक्सरसाइजेस, सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी में से अच्छे से कवर करने। देन वी हैव 4th वीक, यू कैन गो फॉर इंटेग्रल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल। जब मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल की बात करता हूँ तो उसमें आप सिर्फ 8 चैप्टर की बात मत करो,
मैं 9th चैप्टर जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस वाला चैप्टर है वो भी एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स ही है, ठीक है ना। तो इसमें इस वीक में आपको 7th 8th एंड 9th ये तीनों चैप्टर कवर करने हैं अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से। अभी हम कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी में से कॉन्सेप्ट कवर करना चाहते हैं और सारे एग्जाम्पल्स भी साथ में कवर करना चाहते हैं। तो ये 4 वीक्स हैं। अब आप ये कहोगे सर ये एनसीईआरटी खत्म कहाँ हुई है, अभी तुम्हारा वेक्टर्स रह गया, 3D रह गया, प्रोबेबिलिटी रह गया, लीनियर प्रोग्रामिंग रह गया। तो कोई बात नहीं, ये आपके मेजर टॉपिक्स हैं जिसमें से आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा फ्रेम होते हैं या अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बनते हैं जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। बाकी लीनियर प्रोग्रामिंग डायरेक्ट है, प्रोबेबिलिटी में भी आपके डायरेक्ट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये आपका नवंबर का शेड्यूल रहने वाला है, चारों हफ्तों का, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ। देखो अगर आप इसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करोगे तो आपके पास एक टारगेट भी होगा, एक बेंचमार्क होगा। और जब स्टूडेंट के पास एक एम होता है, एक बेंचमार्क होता है, एक टारगेट होता है ना, तो उसको प्रिपरेशन करना बहुत ईजी रहता है। नहीं तो फिर तो वही है कि पूरे इतने सारे बिखरे हुए सामान में से कुछ सुई के ढूंढने के बराबर है ना, वो मुश्किल हो जाता है। चलो ये बात तुम्हें समझ आ गई कि फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक में आपको क्या क्या करना है। अच्छा, इसे करने के साथ साथ आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि यू हैव टू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स डेली। 1 घंटा आपको कॉन्सेप्ट पे देना है और 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। 1 घंटे में आप कॉन्सेप्ट सीखोगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है, आप उसको 1 शॉट वीडियोस में से देख सकते हो या फिर हमने कॉन्सेप्ट वीडियो डाले हो वहाँ से भी देख सकते हो। तो आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए और डेली 1 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आपको ये कमांड बनानी है, अपनी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप क्या राइटिंग कर रहे हो, आपको क्वेश्चन आना अलग बात है और उसको लिखना, उसको रिप्रेजेंट करना वो अलग बात है। तो ये रिटर्न प्रैक्टिस आपकी होनी ज़रूरी है। तो 1 आवर फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। देन यू हैव टू मेक शॉर्ट फॉर्मूला नोट्स। फॉर्मूले याद नहीं होते हैं बच्चों को। इंटीग्रेशन तो सर मुझे आती है, बट इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले नहीं है। आप फॉर्मूले दिखा दो, मैं सारा क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। ये जो शॉर्ट फॉर्मूला नोट्स हैं ये आपको बनाने हैं कि 1 शीट पर चैप्टर। एक शीट पर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिख लो, एक पर आप डिफरेंशिएशन के लिख सकते हो, इंटीग्रेशन के। तो हर फॉर्मूले की अलग अलग शीट बना लो और खुद अपने हाथ से बनाओगे तो वो ईजी रहता है हर स्टूडेंट के लिए। प्रिंटेड शीट्स उतनी हेल्प नहीं करती हैं जो आपने हाथ से लिखे होंगे फॉर्मूले, क्योंकि आपको पता है आपको कौन सा फॉर्मूला दिक्कत कर रहा है, उसे आप मार्क कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू सॉल्व ऑल एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेज। ये आपका नवंबर का टारगेट है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, नवंबर में आपको ये सारी चीज़ें करनी है। एनसीईआरटी कंप्लीट खत्म करनी है, एग्जाम्पल्स भी और एक्सरसाइजेज भी। कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। देखो अभी तक आपने जो कुछ भी किया, तैयारी हुई नहीं हुई, बीच में कुछ रह गया, मिड टर्म एग्जाम्स आ गए, यूनिट टेस्ट आ गए, घूमने चले गए, कुछ भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक जो किया सो किया। अभी तक आपके जितने पाप हैं वो सभी धुल जाएंगे अगर आप इन 4 महीनों में अपनी तैयारी पर फोकस करते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको नवंबर की पिक्चर क्लियर हो गई है कि नवंबर में हमें क्या करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिसंबर। अब दिसंबर में क्या किया जाएगा? देखो दिसंबर में आपका गोल है टू मेक अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन ऑल सीबीएसई स्टाइल प्रॉब्लम्स। अब आपको कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, अब आपको ये देखना है कि सीबीएसई टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन कॉन्सेप्ट में से किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या प्लान रहेगा? फर्स्ट वीक, अब देखो यहाँ पर हम डील करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस प्लस वेक्टर्स। सिर्फ इन्हीं के क्वेश्चंस को डील करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। सेकेंड वीक में 3D एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। थर्ड वीक प्रोबेबिलिटी एंड मिसलेनियस रिवीजन। मिसलेनियस रिवीजन का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई पेंडेंसी रह गई है इन पिछले 2 हफ्तों में या कुछ भी टॉपिक आपका लैक हो रहा है तो यहाँ पर साथ में रिवीजन हो पाएगी, ठीक है। और वैसे भी ये वो चैप्टर्स थे जो हमने नवंबर में नहीं किए थे, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर डील कर लिया। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर लिखा है, बट मैं आपको फिर सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब आप एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स करते हो डिफरेंशियल इक्वेशन को उसके साथ ही डील करो, ठीक है। फोर्थ वीक में यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग PYQs। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो आप किसी भी बुक को करो, किसी भी एक्स्ट्रा बुक, हेल्प बुक, कोई भी यूज़ करो, बट जब तक आप PYQs नहीं करोगे, आप बोर्ड के एग्जाम में क्या पैटर्न पूछा जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो उसको डील नहीं कर पाओगे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग PYQs एंड स्पेशली 2019 से लेकर 2024 तक या 25 तक के तो आप डील कर ही सकते हो, ठीक है। अगर ज़्यादा पुराने नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि बहुत पुरानों में ये भी हो सकता है कि सिलेबस चेंज का भी इशू आ सकता है। यहाँ पर तो आपको सारे रेलेवेंट मिलेंगे, ओके। और टास्क क्या रहेगा आपका? यू हैव टू सॉल्व 1 PYQ, 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर
एवरी 3 डेज, मतलब आपको एक हफ्ते में 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, और पूरा पेपर के फॉर्मेट में ही करो। ये नहीं कि आपने एक क्वेश्चन कर लिया, 2 क्वेश्चन कर लिए। कोशिश करो कि आप उसको पूरा पेपर लेकर बैठो और उसे सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। क्वेश्चन अटक रहे हैं, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक वीक हो रहा है, कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि देखो, कभी भी हम नेक्स्ट वीक के लिए या नेक्स्ट मंथ के लिए शेड्यूल करते हैं अपना टारगेट, तो हमें पता होता है कि हमारी वीकनेस क्या है, हम कहाँ पर अटके हैं, हमने कौन सा टॉपिक में कहाँ। और हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग है। किसी बच्चे के लिए इंटीग्रेशन बड़ा टास्क है, किसी के लिए डिफरेंशिएशन, किसी को रिलेशन फंक्शन में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर आते आते जब आप पूरा सिलेबस कवर कर चुके हो तो आपको अपनी वीकनेसेस पता चल जाएंगी और आप उनको मार्क कर सकते हो, ठीक है। यू हैव टू प्रैक्टिस एग्जाम्पलर क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एनसीईआरटी अलग चीज़ है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अलग चीज़ है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन, स्पेशली जो एमसीक्यूज हैं उसमें कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट हिटिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको ये स्टार्ट करने शुरू कर देने हैं, क्योंकि यहाँ पर आप पूरा सिलेबस खत्म कर चुके हो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें एक से ज़्यादा चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। जैसे मान लो कोई लेट से क्वेश्चन है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशन फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना। और ऐसे बहुत सारे चैप्टर हो सकते हैं। तो आपको जब पूरा सिलेबस कर चुके हो तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को डील करना शुरू कर सकते हो। एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई वीक एरियाज फॉर जनवरी। जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी हम तैयारी करते हैं तो हमें अपने वीक एरियाज पता चल जाते हैं कि, और उन वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके हम जनवरी के लिए प्लान कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। जनवरी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखो, पहले 2 महीनों की स्ट्रेटेजी हमारी क्लियर है। हमें सारा सिलेबस एनसीईआरटी में से खत्म करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से खत्म करना है, सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल्स, पीवाईक्यूज हम कवर कर चुके हैं और अपने वीक एरियाज जनवरी के लिए भी फिगर आउट कर चुके हैं। चलो, अब हम जनवरी पे आते हैं। नाउ जनवरी इज कंप्लीटली फॉर योर रिवीजन एंड योर मॉक टेस्ट। तो आपको करना क्या है? यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फुल सिलेबस रिवीजन विद रियल एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्या करना है? फर्स्ट वीक में हम 1 से लेकर 6 तक चैप्टर को रिवाइज करेंगे। रिवाइज कैसे करना है? आप पूरे चैप्टर्स एनसीईआरटी में से और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से कर चुके हो, कॉन्सेप्ट की आपको दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पलर भी कवर कर चुके हो, पीवाईक्यूज कर चुके हो, तो आपको अभी ये रिवाइज करना आसान है। बेटर है कि आप सारे पीवाईक्यूज करोगे, तो आप जब भी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से आप क्वेश्चन कर रहे हो, जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है उसे मार्क कर लो। वो इसलिए मार्क कर रहे हो ताकि जब फाइनल रिवीजन करो तो उन क्वेश्चंस को रिविजिट करो, दोबारा से करो उन क्वेश्चंस को, ठीक है। सेम वे इन वीक 2 यू हैव टू रिवाइज 7 to 13 चैप्टर। इनको आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जर्नलाइज किया है ये स्ट्रेटेजी। ऐसा भी हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए, किसी स्टूडेंट के, क्योंकि देखो आपके मैथ्स के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 जो है वो थोड़ा सा लेंथी कंसीडर किया जाता है, और हो सकता है किसी बच्चे को इसमें ज़्यादा दिक्कत आ रही हो, तो आप 1-2 चैप्टर्स आगे पीछे भी कर सकते हो कि चलो मैं मैथ डिटरमिनेंट सेकंड वीक में करूँगा और वेक्टर 3D में पहले वीक में करूँगा। वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। थर्ड और फोर्थ वीक दोनों में कंबाइंड यू हैव टू टेक 1 मॉक टेस्ट एवरी 2 days। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और मैं एक और बात बताता हूँ, देखो इस टाइम तक आप स्कूल से फ्री हो जाते हो, आपके पास स्कूल का बर्डन नहीं है, आप सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस कर रहे हो जनवरी के मंथ में, ठीक है। तो आपको करना क्या है? जो भी मॉक देना है वो आपके मॉक के टाइमिंग रहने चाहिए 10:30 to 1:30। इसी टाइम पर मॉक दिया करो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो आपका बोर्ड का एग्जाम होता है वो भी इसी टाइम पे शेड्यूल किया जाता है। और जब आपको आदत पड़ जाएगी, कम से कम 1 या 1.5 महीना पहले जब आपको आदत हो गई है कि आप रोज 10:30 बजे ही आप मॉक दे रहे हो, तो वो साइकोलॉजिकली आपको बहुत हेल्प करता है, ठीक है। नहीं तो मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि बच्चे कहते हैं सर हम मॉक तो मैंने बहुत दिए थे, पर एग्जाम में जाके पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो गया, वहाँ पर मेरी स्पीड नहीं बन पाई या एक्यूरेसी नहीं आई। क्यों नहीं आई? मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है? सर मैं टेस्ट का जो मॉक था ना वो मैं रात को देता था बैठ के, जब सब सो जाते थे घर में, तो मैं 11-12 बजे मॉक देने बैठता था, पूरा लिखता भी था, पर अब में से पता नहीं क्यों नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड नहीं हो। आप साइकोलॉजिकली कब प्रिपेयर्ड होगे? जब आप उसी टाइम फ्रेम में मॉक दोगे जो टाइम फ्रेम आपके बोर्ड के एग्जाम का है। आपका बोर्ड का एग्जाम शेड्यूल होता है 10:30 से 1:30 के बीच में, तो आपको मॉक भी इसी टाइम पे ही देना है। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कि सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो जब आपको 10-12 दिन आदत पड़ जाती है न्यूज़पेपर की, तो डेली आपको आदत होगी, न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा तो आप भागोगे कि भाई न्यूज़पेपर कहाँ पर है, मेरा पढ़ने का टाइम आ गया। सेम वे जब आपको आदत हो गई है जनवरी से मॉक देने की 10:30 to 1:30, तो आपको समझ आ जाएगा। आपको 12 बजे का मतलब खुद 12 बजे के टाइम पर यह दिखा करेगा कि भाई आधा टाइम निकल गया। 12:30 का मतलब आपको समझ आ जाएगा कि भाई अलार्मिंग टाइम है,
जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। तो ये सारे टाइम फ्रेम जो है वो आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। ये बहुत साइकोलॉजिकली बहुत हेल्प करती है ये फैक्टर, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना है, जो मॉक्स देने हैं वो आपने इसी टाइम पर देने। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम योरसेल्फ फॉर 3 आवर्स पेपर। आपके जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो सारे टाइम्ड होने चाहिए। 3 घंटे का पेपर है तो उसी हिसाब से मैं तो ये कहूँगा बल्कि आप 2.5 घंटे मान के चलो, आधा घंटा, क्योंकि हो सकता है कि बोर्ड के एग्जाम में कुछ भी ऊपर नीचे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो आप आधा घंटा सेफ टाइम रखो ताकि कोई भी अजीब सा क्वेश्चन आ जाए, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे डील कर सको। एनालाइज मिस्टेक्स एंड नोट की फॉर्मूलाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप मॉक दे रहे हो उसकी अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो, मार्क कर लो कि आपका कौन सा क्वेश्चन किस मॉक में गलत हुआ था, अपने टीचर से चेक कराओ, उनसे भी डिस्कस करो और की फॉर्मूलाज को नोट करो, स्पेशली इन योर एमसीक्यूज, ठीक है। फोकस ऑन स्टेप मार्किंग एंड प्रेजेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब क्या है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। मैटर डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है तो, या आप किसी भी और चैप्टर का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन आता है बट हम उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं कर पाते और सीबीएसई में आपके नंबर कट जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में कट जाते हैं। यू आर नॉट अटेम्प्टिंग योर जेई एग्जाम, आप कोई मेंस का या एडवांस का पेपर नहीं दे रहे हो कि ABCD मार्क कर दो अगर आप आंसर में, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और स्टेप मार्किंग पे आपको ध्यान देना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है और आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले आपको हर जगह पर मेंशन करने हैं, फॉर्मूले सही हैं तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं। तो मेक श्योर कि आपको स्टेप मार्किंग को भी ध्यान में रखना है, प्रेजेंटेशन को भी ध्यान में रखना है, कोई भी मॉक देते समय। देन वी कम फॉर फेब्रवरी में दिस इज फाइनल पॉलिशिंग एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट। आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है अपना, तो वो कैसे करेंगे? परफेक्ट लास्ट मंथ प्लान फॉर 100% रेडीनेस। आपकी रेडीनेस 100% होनी चाहिए। फर्स्ट वीक में देखो, पहली बात तो ये आपके एग्जाम लगभग 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये जो 4 हफ्ते बनाए हैं, आखिरी का हफ्ता तो यू हैव टू रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंस चेक बिफोर एग्जाम। इसका मतलब ये है कि ये तो वैसे भी आपके बाकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे लास्ट वीक में। तो फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है? रिवाइज फॉर्मूला शीट्स एंड वीक टॉपिक्स। जो मैंने आपसे फॉर्मूला शीट बनवाई थी, अगर आपको याद हो, हर चैप्टर की अलग अलग बनवाई थी, जो आपने खुद बनाई है, प्रिंटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, बुक को उठाकर नहीं बैठ जाना, जो आपने खुद बनाई है वो फॉर्मूला शीट को रिवाइज करो। और अपने वीक टॉपिक जो हमने दिसंबर में लिखे थे कि वीक टॉपिक हमने फिगर आउट कर लिए हैं, उनको भी रिवाइज करो, ठीक है। सेकेंड वीक में यू हैव टू अटेम्प्ट 2 to 3 सैम्पल पेपर्स अंडर एग्जाम कंडीशन। एग्जाम कंडीशन मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि 10:30 से लेकर 1:30 यही एग्जाम टाइम है। इसी कंडीशन में बिल्कुल अकेले बैठ के, ये नहीं 2-4 दोस्त इकट्ठे बैठ के एग्जाम दे रहे हो, उसका फायदा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम कंडीशन होनी चाहिए। थर्ड वीक में यू हैव टू टेक लाइट रिवीजन, फोकस ऑन एग्जाम्पल्स एंड स्मॉल डेरिवेशंस। थर्ड वीक, फोर्थ वीक वैसे आप बिल्कुल रिलैक्स रह सकते हो, क्योंकि ये आपका वो टाइम है जिसमें आपको बाकी एग्जाम्स को भी प्रिपेयर करना है और आपके एग्जाम स्टार्ट हो भी जाएंगे, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी मच प्रिपेयर टिल सेकेंड वीक तक आपको प्रिपरेशन खत्म कर लेनी है, ठीक है। और आपका टास्क क्या रहेंगे इस मंथ में? यू हैव टू रिवाइज डेफिनेशंस, थ्योरम्स, ग्राफ्स एंड डेरिवेशन। ग्राफ्स इन्वर्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। डेरिवेशंस किसकी बात कर रहा हूँ मैं? जैसे इन्वर्स नहीं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, उनकी डेरिवेशंस, या फिर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। सब्स्टिट्यूशन कैसे की गई है इंटीग्रेशन के अंदर, वो डेरिवेशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू स्लीप वेल, स्टे कंसिस्टेंट एंड अवॉइड न्यू सोर्सेज। बिल्कुल अच्छी नींद लेनी है, ज़्यादा पानी पीना है, हाइड्रेटेड रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत साइकोलॉजिकली आपको हेल्प करती है। दिमाग बहुत ख़राब होता है आखिरी दिनों में। स्टे कंसिस्टेंट, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, ये नहीं कि एक दिन आज का दिन मिस कर देते हैं, आखिरी दिनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अवॉइड न्यू सोर्सेज। ये न्यू सोर्सेज जो है ना, इनकी बहुत खास बात ये होती है कि एग्जाम के दिनों में ही आते हैं। तो कोई दोस्त अगर कहेगा कि भाई मुझे को पता चला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या फिर ये नई चीज़ें आ रही हैं, मार्केट में ये चल रहा है, नहीं, अवॉइड न्यू रिसोर्सेज। अपनी प्रेपरेशन पे भरोसा रखो, और वो भरोसा तभी बन पाएगा जब आप इन 4 महीनों के अंदर बिल्कुल कंसिस्टेंट रहोगे। अपनी प्रेपरेशन आपने बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग लिया, तो आपको कोई भी और चीज़ में डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टडी सोर्सेज क्या होने चाहिए आपके पास? मेन बुक कौन सी रहेगी आपकी? NCERT और एग्जाम्पलर, जो कि मैंने बताया आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल अच्छी तरह से करना है, किसी को स्किप नहीं करना है। उसके अलावा एडिशनली यू कैन गो फॉर अरिहंत, RD शर्मा, या फिर अगर आपके पास कोई और बुक पड़ी है तो वो भी डील कर सकते हो, ठीक है। पेपर्स आपको CBSE के सैंपल पेपर अच्छी तरह आने चाहिए और PYQs अच्छी तरह आने चाहिए, जो कि हम कर चुके हैं। हमने जनवरी से ही करने शुरू कर दिए थे, बल्कि हमने तो दिसंबर से स्टार्ट कर लिए थे।
ऑनलाइन यू कैन गो फॉर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड टॉपर आंसर फॉर स्टेप मार्किंग आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। टॉपर शीट्स होती हैं कि किसी बच्चे ने क्या एग्ज़ाम दिया था उसकी आंसर शीट मिल जाती है, ऑनलाइन मिल जाएगी। आप उसकी स्टेप मार्किंग देख सकते हो, किस किस स्टेप पे कितने कितने मार्क्स मिले हुए हैं, ये आपको सोर्स कहीं भी मिल जाएगा, नहीं तो आप मुझसे भी ले सकते हो, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। ओके, व्हाट ये चेकलिस्ट आपको बनानी है, व्हाट पॉइंट्स टू बी मेंशन इन दैट चेकलिस्ट। ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चन डन, चेक करने आपको हो गए हैं। ओके, फॉर्मूला शीट रिवाइज कम से कम 5 बार रिवाइज हो चुकी है, नहीं हो चुकी। 10 प्लस मॉक पेपर आप कर चुके हो या नहीं। 10 प्लस 10 तो मिनिमम है, आपकी मर्जी, आप 15 कर लो, 20 कर लो, अच्छी बात है। PYQs हो गए या नहीं हो गए। वीक चैप्टर्स रीअटेम्प्टेड ट्वाइस, वीक चैप्टर्स आपने रिवाइज कर लिए हैं 2 बार या नहीं कर लिए। तो ये चेकलिस्ट आपके हाथ में या आपकी दीवार पे लगी होनी चाहिए, जिसको आप मार्क करते रहोगे, ठीक है। ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और आपको बार बार ये पॉइंटर्स दिमाग में डालने के लिए जरूरी है। तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। देखो, हो सकता है कि अभी तक कोई स्टूडेंट इस पोजीशन में हो कि भाई अभी तक तो हमने प्रिपरेशन अच्छे से तैयार ही नहीं की है, स्टार्ट ही नहीं किया है, मिड टर्म एग्जाम में स्कोर उतना अच्छा नहीं आ पाया, प्री बोर्ड में कैसे स्कोर करेंगे, बोर्ड में कैसे स्कोर करेंगे। तो ये आपके पास बहुत अच्छा चांस है, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। कोई भी इशू रहेगा, कोई भी दिक्कत है तो वी आर हेयर, आप हमें पूछ सकते हो, क्वेरी अपनी भेज सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज सकते हो, या उसके अलावा हम वीडियोस डालते रहेंगे, कॉन्सेप्ट वीडियो डालते रहेंगे, वन शॉट वीडियो डालते रहेंगे, कुछ डली भी हुई हैं चैनल पे, वो आप देख सकते हो, ठीक है। देखो, आखिरी के दिनों में आपको पैनिक नहीं करना है, और वो पैनिक तभी आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप अपनी प्रिपरेशन लास्ट डेज पर नहीं छोड़ोगे, अभी से स्टार्ट कर दोगे। तो ये नवंबर से प्लान बनाया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ठीक है। तो देखो, हमें ये पता है कि आखिरी के दिनों में बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, सिर्फ ये तो मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, बाकी चैप्टर्स भी हैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, तो उनके को भी आपको साथ साथ मैनेज करना है। तो इसीलिए मैं सिर्फ 2 घंटे मांग रहा हूँ आपके दिन के। अगर आप 2 घंटे भी मैथ्स को देते हो तो कोई बड़ी डील नहीं है 95 प्लस स्कोर करना, ठीक है। तो आई होप आप सब रेडी हो मेरे साथ इस प्रिपरेशन को एंड तक लेके जाने के लिए, और मैं बिल्कुल आपको गारंटी दे सकता हूँ अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर 95 प्लस मार्क्स, और हो सकता है आप 100 भी स्कोर करो, और मैं चाहता भी यही हूँ आप सबके 100 स्कोर आए और फिर हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। चलो, आई होप यू एंजॉयड द सेशन और वी आर गोइंग टू कम अप विद मोर सच वीडियोस, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।